देखिए मानस भाई, अभी वाजपेयी जी ने और त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी जी ने अपनी अपनी बातें रखी। और बात थी, मुझे पता चला था कि घोसी विधानसभा के उपचुनाव की बात चल रही है, जो मुझे बताया गया अभी आपके यहाँ से, कि घोसी विधानसभा में दारा सिंह चौहान और वो सुरेंद्र सिंह, क्या नाम है वो, इन दोनों लोगों जी, का सुरेंद्र सिंह मतलब समाजवादी टिकट पार्टी के फाइनल। उम्मीदवार हैं। जी जी जी, दोनों लोगों का टिकट फाइनल हो गया है। तो उसके दृष्टिगत मैं अगर जाति समीकरण देखूं तो घोसी विधानसभा में 60,000 दलित हैं और 60,000 मुस्लिम हैं। और चौहान बिरादरी जी से दारा सिंह चौहान को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वहां पे 15,000 है। और ठाकुर बिरादरी जिसको सुरेंद्र सिंह जी को दिया है, वहां 10,000 है। ये जाति समीकरण मैंने आपको एक रखा है। लेकिन समस्या इस बात की नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं बार बार कहता हूं, संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है। और उससे लड़ाई लड़ने के लिए हमें उसके बराबर में बैठ करके सोचना पड़ेगा। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। और मैं, चूंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है, या कांग्रेस, इसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है केंद्र में और बहुत दिन तक उन्होंने शासन किया। उसके अगेंस्ट में मान्यवर काशीराम साहब ने 1978 में एक संगठन बनाया था, जिसे बामसेफ कहा उन्होंने, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। उसके बाद उन्होंने BS4 बनाई, बहुजन शोषित संघर्ष समिति बनाई। फिर 1984 में आकर के उन्होंने BSP का गठन किया। क्योंकि BSP, देखिए, जिस विचारधारा पे गठन किया गया, आज वो आइडियोलॉजी पूरी तरह से नस्तो नाबूद हो चुकी है। उस आइडियोलॉजी पे काम नहीं हो रहा है। तो चूंकि आप बार बार मेरे से बसपा के बारे में जब पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए, बाबा साहब ने एक चीज कहा था कि किसी वर्ग, चाहे कोई हो, चाहे वो दलित हो, फॉरवर्ड हो, या जनरल हो, या फिर SC हो, BC हो, कोई भी वर्ग हो, और जब तक हर व्यक्ति का दायित्व है पे बैक टू सोसाइटी। बाबा साहब ने कहा था, जब तक पे बैक नहीं करेंगे, अगर हम सामाजिक उत्थान चाहते हैं, हम देश का उत्थान चाहते हैं, पे बैक टू सोसाइटी हमें करना पड़ेगा। जिसमें बाबा साहब ने कहा था, मनी, माइंड एंड टाइम, तीनों चीजों को पे बैक करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल लेना जानते हैं, देना तो जानते ही नहीं। और रही बात, आज जो है हमारे शरद जी, चूंकि बहुत सीनियर हैं और अनुभव भी इनको बहुत अच्छा है। देखिए, नीति और नियत, आप नीति कितना भी बढ़िया बना लीजिए, लेकिन अगर आपके नियत में खोट है, तो ये स्पष्ट मान लीजिए कि सामाजिक और देश का उत्थान नहीं हो सकता। और रही बात आर्थिक संपन्नता, क्योंकि कहा जाता है कि देश का विकास देश में रहने वाले लोगों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास पर निर्भर करता है। आज स्थिति ये है, आप देख लीजिए, किसी गरीब गरीब परिवार का बच्चा अगर MBBS करना चाहे, तो उसको 1 से 1.5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। क्या है संभव? एक मजदूर का बच्चा MBBS कर सकता है? नहीं कर सकता। आज एक गरीब का बच्चा अगर अच्छा एजुकेशन लेना चाहे, तो नहीं ले सकता। इस चीज को मैं बार बार कहता हूं, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार पे निष्पक्ष तरीके से एक लाइन होनी चाहिए। एक लाइन से खड़े करके, फिर एक लाइन में आपको एक कतार में खड़ी करके फिर कंपटीशन की बात करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल नहीं चाहते। तो मैं बार बार इसके पहले भी कहा था कि इनकी विचारधारा पूरी तरह, इतने साल तक मैं सरकार, सुन लीजिए, कांग्रेस की सरकार रही, समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य की नीति, इस पर बीते 5 दशक से बातचीत हो रही है। बीते 5 दशक से तो करीब मेरी में हूं, तो तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने क्या इसको लागू करने की कभी कोशिश की साफ नियत से? इस देश में शिक्षा के जितने बड़े संस्थान हैं, वो सब या तो ब्यूरोक्रेट्स के बनाए हुए हैं या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हैं, और उससे कोई जरा छूता नहीं है। इस देश में एक नया उद्योग पनपा है, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ सेक्टर।
जिसमें बहुत पैसा है। आप देखिए कभी उठा करके, और मुझे लगता है कि आप सब जानते भी होंगे कि जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी बड़े मेडिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं, उसमें पीछे से किसका पैसा लगा और फ्रंट पे कौन लोग काम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। तो करमवीर आजाद जी ये बातें मानस भाई मुझे मेरी बात पूरी हो जाने। 2002 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 2002 में शिक्षा की अनिवार्यता, जो संविधान 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 1 से लेकर के 14 मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की दी गई। आज की स्थिति, आप बेसिक एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं। बेसिक एजुकेशन में जाकर के मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त बीएसए से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी है। एक बात बताइए, सिलेबस खत्म होने वाला होता है दिसंबर में, तब ये कॉपी किताब देते हैं। इनकी नियत ही शिक्षा देने की नहीं है। ये जूता मोजा कपड़ा, और जिस दिन से बच्चा जाता है उस दिन से मिड डे मील देना शुरू कर देते हैं। लेकिन शिक्षा की अनिवार्यता आप बताइए, शिक्षा देते हैं? भारतीय जनता पार्टी दूसरी पंचवर्षीय जीत गई है और शिक्षा की बात करती है, जन कल्याण की बात करती है। अरे शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा ये देना नहीं चाहते, क्योंकि उनको शिक्षा से महरूम रखना चाहते हैं। कारण ये है कि अगर शिक्षा से वो महरूम रहेंगे, अगर जिसके पास शिक्षा नहीं हो वो क्वेश्चन नहीं उठा सकता। आज करमवीर आजाद, आज जो कुछ भी है, जिस स्थिति से मैं निकल करके आया हूं, जिस परिवार से निकल करके आया हूं, कि झोपड़ी में जब मैं सोता था तो पानी टपकता था, तो रात भर एक साइड में होकर के या रात भर जाग करके बिताना पड़ता था। ऐसी स्थिति से निकल करके करमवीर आजाद इस टीवी डिबेट में बैठ करके अपनी बात कर रहा है, तो शिक्षा की देन है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दोबारा आएंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त चूंकि देखिए मानस भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि विपक्ष शायद जो है समझाने में जनता को नाकाम है। कहीं न कहीं उस जनता ने पूर्व की सरकारों में बहुत कष्ट झेला है, और बहुत सारी चीजें, देखिए इनके लिए एक बहुत बड़ा समय काल जो कोरोना काल 2020 का था, कोरोना काल में इन्होंने एक काम किया जो जिस चीज को और पार्टियों को समझने की जरूरत है, एक कॉमन मैन के पास पहुंच करके, चूंकि उस समय ऐसी भयावह स्थिति थी कि लोगों को, आप अभी वाजपेयी जी ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कही, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उस समय 103 नंबर पे भारत था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। उस समय मतलब जब कोरोना काल नहीं आया था, उसके पूर्व में। और आज की जो स्थिति, बीजेपी ने ये किया कि जो जनता के पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग करके, मतलब उन्होंने आपदा में भी इन भ्रष्टाचारियों ने उनके राशन का चोरी करना नहीं छोड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। मेडिकल के नाम पे 2021 में सेकेंड वेव में जब कोरोना काल आया, तो लोगों ने उस अवसर को अपने इस्तेमाल करने में भी कमी नहीं की, और मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर हो गई थी। उस समय लोगों की लाशें, आपने देखा होगा और आपने चलाया भी था मानस भाई, मुझे याद है कि कुत्ते जो है लाशों को नोच नोच करके खा रहे थे। यह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। लेकिन आपने देखा होगा, मुझे याद है उस समय मैं लखनऊ में एक हमारे मित्र का देहांत हो गया था, लेकर के जा रहे थे, तो भैंसा कुंड के पास में पूरा बैरिकेटिंग लगा दी गई अपनी कमियों को छुपाने के लिए। किस तरीके से मीडिया के बंधुओं को जाने नहीं दिया जा रहा था, यह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। आज जो बड़ी बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें करना कि हमने इतना इस लेवल पे पहुंच गए, वहां पे इस लेवल पे पहुंच गए, ये मुझे नहीं लगता है कि हमारे विपक्ष के बंधु जो भी ये इंडिया की 26 लोगों का एक घटक दल है, और जिसको लीड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में माननीय
श्री अखिलेश यादव जी, वो शायद जनता में उस बात को नहीं कह पा रहे। कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है। और दूसरी चीज ये भी है कि बहुत सारी चीजें जो बीजेपी करती है वो कुछ न कुछ उसका केवल वो काउंटर कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन एक जगह उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उन्होंने एक बात कही, पूछा एंकर ने कि ये बताइए योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी 4 बजे उठते हैं, मैं भी 4 बजे उठता हूँ। कहे कि वो जो है आप 4 बजे उठ के क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा वो क्या करते हैं, वो तो पूजा पाठ करते हैं, संत आदमी है, मैं भी पूजा करता हूँ। ये कोई जवाब नहीं होता है। माननीय अखिलेश जी का मैं चूंकि बहुत ही सम्मान करता हूँ और बहुत ही मतलब अच्छा काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आप सार्थक जवाब नहीं देते, जनता गुमराह की पोजीशन में है। यही था। देखिए, आपने जिसका जिक्र किया कि कोरोना काल में इतनी कैजुअलिटी होने के बाद भी अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रिपीट हो रही है तो जरूर जनता को कुछ अच्छा लगा होगा, और तभी तो उनके पास दोबारा गया। वरना उत्तर प्रदेश में पहले तो पूर्ण बहुमत दोबारा मौका नहीं मिला। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मानस जी, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ी कला है कि जनता को कैसे गुमराह किया जाए, और ये कला अन्य दलों को भी सीखना पड़ेगा। जब तक अन्य दल किसी को गुमराह करना, बेवकूफ बनाना नहीं आएगा। यूपीए के सरकार का जो डेटा, बिल्कुल मानते हैं, नहीं, आपकी बात यूपीए की सरकार, आपको यह भी बताना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है। डॉलर के मुकाबले आज रुपया कहाँ पे बैठा है, आप इसी पे बता देते हैं। आप कम से कम हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमारी जानकारी दुरुस्त नहीं है। ये याद करिए 2014 के पहले, शरद जी, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं, आप ही के लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये दुनिया भर का प्रोपोगंडा जो आप लोगों ने स्वयं किया है, आज उससे पीड़ा क्यों हो रही है आपको, उसको क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? ये मैं थोड़ी सी कह रहा हूँ, ये 2014 के पूर्व जो है, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते थे। चलिए शरद जी, एक लास्ट कमेंट चाहूंगा क्योंकि समय पूरा हो चुका है। आप अपनी बात करके उसके बाद को भारत में जो महंगाई की दर है वो विश्व के जितने OECD देश हैं उनमें, और जितने पश्चिमी देश हैं, रूस और चीन, सब में भारत में महंगाई की दर सबसे कम है। चीन में बेरोजगारी की दर 26% है, उत्तर प्रदेश में 4.2% है, और आज की तारीख में हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट हुआ है। $875 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, और $600 बिलियन से ज्यादा का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ये भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। और जो डेट टू जीडीपी रेशियो चीन का है वो 265% है। 265% डेट टू जीडीपी रेशियो है। अमेरिका में 4 बड़े बैंक हो गए, भारत में एक बैंक की सरकार आपसे ज्यादा अच्छी थी। 1 लाख करोड़ का हम लोगों ने सरप्लस बैंक को प्रॉफिट में लेके आए हैं। जब पहले एनपीए हुआ करते थे, पहली बार पिछले 20 साल में हमारे बैंक सरप्लस में आए। 1,05,000 करोड़ का सरप्लस जो प्रॉफिट जनरेट हुआ हमारे बैंक में। चलिए शरद जी, ये आंकड़े आप सब लोग जनता के सामने रखिएगा, लेकिन राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र जी, बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात को खत्म करिए। सवाल सीधा सा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका रथ अभी तक कोई रोक नहीं पा रहा, 2014 से खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो ज्यादा इसके लिए किस फैक्टर को आप ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में उसके काम को जनता पसंद कर रही है, या विपक्ष की अपनी बात जनता को समझा नहीं पा रहा है? छोटा सा कमेंट चाहिए आपसे। मानस जी, शरद जी हम लोग से बहुत बड़े हैं और हम लोग सम्मान करते हैं। अभी शरद जी ने कहा कि हमारे पास नीति है, नियत है और नेता है। मुझे लगता है सबसे बड़ा शब्द जो कार्यकर्ता है उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि भाजपा के पास आज के डेट में 4 है: नीति, नियत, नेता और कार्यकर्ता। क्योंकि कार्यकर्ता ही एक ऐसा शब्द है जो जमीन पे भाजपा के लिए काम कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, लोकसभा के 16 सीट पे जो उत्तर प्रदेश में भाजपा आ रही, उस 16 सीट पे विशेष तौर पर करके कार्यकर्ता लगा के, मंत्री लगा के, सांसद लगा के, विधायक लगा के, और उस 16 सीट की पूरा लोग व्याख्या किए कि हम कैसे हारे। आपको बताते चलूं, समाजवादी पार्टी के अभिषेक वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं। सरकार रिन्यूअल में अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई भी सरकार अगर दोबारा आती है
तो उसमें सरकार के साथ साथ अधिकारियों का रोल होता है। और ये मैं कहीं ना कहीं अखिलेश जी की गलती मानूंगा कि उन्होंने 5 साल में अच्छे अधिकारियों के साथ सामंजस्य नहीं बनाया। अधिकारियों से कैसे काम लेना है शायद वो नहीं ले पाए, क्योंकि वहां हो रहा कई बार विवाद हुआ उनको लेके, उनको ये कहा जाता था 2 मुख्यमंत्री है, 3 मुख्यमंत्री है। अब मैं आ जाऊं कोरोना काल में। कोरोना काल में जितना कार्यकर्ता भाजपा का और भाजपा के नेता दिखे, शायद अन्य पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता जमीन पे नहीं दिखे। अब मैं आ जाता हूं शिकार के, तो जो शिकार अन्य पार्टियां भाजपा के मौजूदा नेता को, मौजूदा मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को तोड़ के किए थे, शायद वह खेल भाजपा कर रहा है उनका विधायक लेके। अंतर यह है कि वो मंत्री को लिए थे और भाजपा विधायक ले रहा है, उन्हीं का विधायक और उन्हीं का सहयोगी दल लेके उन्हीं के खिलाफ लड़ाने का काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी राजनीति है। भाजपा पार्टी को राजनीति में सबको अपनी अपनी रणनीति तैयार करने का पूरा हक है। जोड़ तोड़ आज नहीं हमेशा से होता है, लेकिन आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा, जो कि समय खत्म हो चुका है। तो आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई की, और घोसी विधानसभा का चुनाव एक तरीके से टेस्ट के तौर पर सामने उभर कर आया है कि आखिर इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के लाए हुए उनके विधायक से सीट खाली करवा करके, और वो सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर जो कभी अखिलेश यादव के साथ थे, यानी समाजवादी पार्टी से सेंधमारी करके न केवल उम्मीदवार बल्कि समर्थक दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसे में इस सीट पर किसका कब्जा होगा, इसके नतीजे आने वाले वक्त के लिए बहुत कुछ तय कर देंगे। आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।